बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले हम जो कंप्यूटर है उसके फंडामेंटल, उसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उसकी जो मेमोरी डिवाइसेस हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर की डेफिनेशन से। तो हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं किसी कंप्यूटर के, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच। ये वो पार्ट्स हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब उनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। उनमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इन दो कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन या कोई भी उससे अगर टास्क लेना चाह रहे हैं तो उस टास्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको डिलीवर करेंगे वो हम थ्रू इनपुट डिवाइसेस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर इनपुट डिवाइस है दैट इज अ कीबोर्ड। एज यू कैन सी हियर, कीबोर्ड जो है एक एरे ऑफ कीज होती है जिसके ऊपर नंबर्स, टेक्स्ट या फिगर्स जो है वो उसके जरिए हम उसको इनपुट देते हैं। आमतौर पर ये जो कीबोर्ड्स आप देखते हैं इनको 104 कीबोर्ड कहते हैं क्योंकि उसमें जो कीज होती है 104 होती है और इसका जो पैटर्न होता है उसको QWERTY कहते हैं। QWERTY इन जो 6 कीज हैं, जो ये फर्स्ट स्टार्ट में हमारे पास ये 6 कीज होती हैं, इनकी अरेंजमेंट की वजह से कहते हैं। इनिशियली जब ये लेआउट तैयार किया गया था तो इन कीज को स्टार्ट में रखने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली कीज यूज होती है, तो टाइपराइटर के अंदर जो कि मैकेनिकल वे से ये कीज प्रेस की जाती हैं तो इनको ऊपर रखने का मकसद ये था कि इनकी आर्म छोटी हो और ये आपस में स्ट्रक ना हो। तो ये कन्वेंशन फिर आगे फर्दर चलते चलते आज के जो मॉडर्न कीबोर्ड है उसके बनने तक बनी और इसको हम QWERTY जो फॉर्मेट है वो कहते हैं। कीबोर्ड के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं कीज को हमने डिवाइड किया होता है। जैसे ऊपर हमारे पास F1 से लेके F12 तक जो कीज होती हैं हम उनको फंक्शन कीज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नंबर वाली की होती है, इनको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। और इसी तरह उसके नीचे हमारे पास ये अल्फाबेट्स की का पोर्शन है, इनको हम नॉर्मल कीज कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एरोस कीज होती हैं, इनको हम डायरेक्शन कीज कहते हैं। उसके साथ ही हमारे पास ये एक न्यूमेरिक कीपैड होता है जिससे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की जो एंट्रीज है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 LEDs होती हैं जो लॉक कीज का स्टेटस जो है वो शो करती हैं और बाकी ये जो कीज रह जाती हैं इनको हम स्पेशल कीज कहते हैं। तो ये जो सेट ऑफ कीज है इसके जरिए हम हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो इधर कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर्स हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या कोई शॉर्टकट फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे इसके जरिए हम जो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी माउस। माउस जो है वो 1963 में डगलस एंड गिलबर्ट ने जो वो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो उन्होंने अपनी ज़ेरॉक्स PARC जो मशीन थी उसको इस्तेमाल करते वक्त XY पोजीशन इंडिकेटर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था। नॉर्मली जो सबसे पहले जो इसका सबसे पहला फॉर्मेट था वो PS2 पिन के साथ था जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता था, लेकिन अब जो रूटीन में माउस यूज होते हैं वो USB पोर्ट या यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट टाइप के होते हैं और USB पोर्ट के जरिए जो है वो अटैच किए जा सकते हैं। और जो कीबोर्ड लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स के अंदर एम्बेडेड एक छोटा सा जो पैनल लगा होता है जिसके जरिए हम उसको टच करके, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया, उसको टच करके यहाँ पर जो कर्सर है उसको मूव करवा सकते हैं। फॉर द रिमाइंडर, कर्सर एक वो छोटा सा एरो होता है जो हमें स्क्रीन पर नजर आता है जिसकी मदद से हम जो मुख्तलिफ आइकॉन से मुख्तलिफ फाइल्स उनको सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ 2 बटन्स होते हैं, चाहे वो टच पैड हो या हमारे पास दूसरा जो फिजिकल माउस है वो हो, उसके ऊपर 2 बटन्स होते हैं जिनको हम लेफ्ट और राइट क्लिक कहते हैं। दीज क्लिक्स आर यूज्ड टू मल्टीपल फंक्शंस। और इसके साथ साथ सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी वजह से हम पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर हमारे पास जो तीसरी इनपुट डिवाइस है दैट इज अ जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये एक जॉयस्टिक है। इनिशियली जो जॉयस्टिक थी 1962 में USA में जो ये पेंटेड हुई थी और इसको इन्वेंट किया था नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने। और नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट है CB अमेरिक, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। सबसे पहले ये रिमोट पायलटिंग फॉर द एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल हुई थी कि दूर बैठ के लैब्स के अंदर बैठ के या कमांड सेंटर्स में बैठ के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको कंट्रोल किया जाए। इसके अंदर हमारे पास एक वर्टिकल लीवर है जो एक बेस के साथ अटैच होता है, उसके बाद मल्टीपल बटन्स होते हैं
डिफरेंट जो है वो इसकी जो कंट्रोल्स है उसके लिए, और ये भी अमूमन यूएसबी पोर्ट के जरिए ही अटैच होता है। इसके अलावा जो जॉयस्टिक्स की टाइप्स हैं वो उसकी कनेक्टिविटी की बेस पर डिफरेंट है, जैसे ब्लूटूथ है, गेम पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। ये पोर्ट्स की बेस पर जो जॉयस्टिक है उसको चार जो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास एक जो लेटेस्ट एक तरीकाकार भी है, टच स्क्रीन, जो 1970 में सन फिजिक्स की सबसे बड़ी जो लैब है दुनिया के अंदर, सन लैब के जो इंजीनियर्स थे फ्रैंक बेक और बेंट स्टम्प, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। टच स्क्रीन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक जो टच सेंसिटिव डिस्प्ले होता है जिसमें जो यूजर है वो अपने हाथ के जरिए, अपने फिंगर्स या थंब के जरिए जो इनपुट्स के जो कमांड्स है उनको परफॉर्म कर सकता है। आमतौर पर अगर आप होटल्स में, म्यूजियम में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे या मोबाइल फोन्स के अंदर इनपुट पैनल के लिए टच स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से अपनी जो तमाम आप एंट्रीज हैं या इनपुट्स होती हैं वो टच पैनल के जरिए प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जी लाइट पेन आ जाता है। लाइट पेन जो है वो 1960s में एक कॉमन यूज ग्राफिक टर्मिनल के तौर पर यूज होता था। फर्स्ट इसका मॉडल था दैट इज IBM 2250। अब इसके अंदर होता क्या है, इसकी जो टिप होती है वो लाइट पेन की, वो एक लाइट सेंसिटिव एलिमेंट की बनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और जब ये किसी स्क्रीन को टच करती है तो लाइट सेंसिटिव एलिमेंट जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद हमारे पास वेब कैम आ जाता है। वेब कैम एक कैमरा है जो यूएसबी पोर्ट के जरिए जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनके साथ अटैच हो जाता है, और ये जो विजुअल डिस्प्लेस है यानी कि कोई भी इस कैमरे के लेंस के सामने जो भी चीज होगी उसको फोटोज या वीडियोस की सूरत में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को फराहम करता है। आमतौर पर जो इंटरनेट के ऊपर जो वीडियो कॉल्स या वीडियो कनेक्टिविटी है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर जो है ये 1957 में रसल किल्सैक यूनाइटेड स्टेट नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के अंदर ये एम्प्लॉय थे, उन्होंने वहां पर इसको इन्वेंट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी जो हार्ड कॉपीज होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, पिक्चर्स है या इस तरह की चीजें, उसको इलेक्ट्रिकल इमेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती हैं। आप इसके अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट है या पिक्चर उसको प्लेस करते हैं और स्कैनर जो है वो उसको हाई रेजोल्यूशन इमेज के अंदर कन्वर्ट करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना देता है। कुछ जो सेंसर्स हैं उनके अंदर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR सॉफ्टवेयर भी होता है। OCR क्या काम करता है, ये आपकी जो कोई डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है उन कैरेक्टर्स को रीड आउट करता है और उसको टाइपिंग में, वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करता है। और ये एक बहुत हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप किसी भी जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी अमूमन यूएसबी पोर्ट के जरिए ही ऑपरेट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है इसको हम POS, पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी कहते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अमूमन आपने शॉपिंग मॉल्स के अंदर इसको देखा होगा कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उस चीज के ऊपर उस प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह की जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइन है जिसको हम बार कोड कहते हैं उसकी सूरत में उसके ऊपर प्रिंट होती है, और बार कोड स्कैनर एक लेजर लाइट के लिए उस कोड को स्कैन करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है स्क्रीन के ऊपर और फिर उसको आगे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये भी एक इनपुट टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक और मोस्ट कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या, ये आपकी जो आवाज के सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। आपकी आवाज की जो मैकेनिकल वेव है उसको इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर्स या इनपुट के तौर पर उसके अंदर इंस्टॉल कराता है। ये भी अमूमन जो यूएसबी केबल है उसके जरिए सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। अच्छा जी, ये थी कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की, जो मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, CPU जिसको आपने अक्सर देखा होगा, उसके अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज अ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है उसको 1981 में फर्स्ट टाइम IBM कंपनी ने जो पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर रिलीज करवाया था। सबसे पहले इसका नाम मदरबोर्ड नहीं बल्कि प्लानर था।
प्लानर वो एक मेन बोर्ड था, मेन चिप थी जो एक्चुअली तमाम जो मेजर कंपोनेंट्स है उनको कंटेन करती थी, और जो सिस्टम का सारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर की चिप है, रोम चिप्स हैं, उसके अलावा जो हमारी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है, साटा पोर्ट है जिसके जरिए आप हार्ड डिस्क उसके साथ अटैच करते हैं, उसके बाद को प्रोसेसर चिप्स है, उसके बाद रैम की इंस्टॉलेशन की चिप्स है, कॉइन सेल है। कहने का मकसद ये है कि सीपीयू के अंदर जो उसका ब्रेन है, जिसके अंदर एएलयू या उसका माइक्रो प्रोसेसर या जितने भी चिप्स हैं, एक्सपेंशन चिप्स हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर इंस्टॉल होती है, और फिर पावर सप्लाई और उसके बाद सीडी रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, उन सब के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के जिम्मेदार मदरबोर्ड होता है, और इसके जरिए ही उसके अंदर जो कम्युनिकेट होता है। उसके बाद जब आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है वो बेसिकली तीन जो मेजर कंपोनेंट है उन पर डिवाइड होता है, दैट इज एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ब्रेन है, और यही तमाम फंक्शंस जो है वो उनको परफॉर्म करता है। सीपीयू जो है वो एक सिंगल चिप होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो कुछ इस तरह का मल्टी पिन की तरह का बना होता है, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तीन यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम एएलयू कहते हैं, और लास्ट में है जी रजिस्टर्स। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ये वो बेसिक तीन चीजें हैं, तीन ये यूनिट्स हैं जो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट करवाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को असल में माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, जो जितनी भी प्रोसेसिंग है सिस्टम की वो उसके अंदर परफॉर्म करवाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू की। तो एएलयू परफॉर्म द अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि जितने भी आपके अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कंपैरिजन यानी कि एक वैल्यू को किसी फिक्स वैल्यू के साथ कंपेयर करना, या जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस है ये सारे के सारे जो एएलयू है उसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑपरेशंस है, डाटा आइटम को किसी दूसरी आइटम के साथ जो है वो कंपेयर करना है जिससे उसको पता चल सके उससे ग्रेटर है या उससे मिनिमम है, तमाम इनपुट यूनिट को जो प्रोसेस करना, ये सारे के सारे काम जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज अ कंट्रोल यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट इज अ सर्किटरी दैट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर जो ज्यादातर जो ऑपरेशंस है उनकी डायरेक्शन जो है वो सीयू देता है। ये लॉजिकल यूनिट को गाइड करता है, मेमोरी को गाइड करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे किसी इंस्ट्रक्शन पे। यानी कि आप जब किसी इनपुट डिवाइस के जरिए सिस्टम को, सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका जो कंट्रोल यूनिट है वो गाइड करता है कि इनपुट डिवाइस से जो सिग्नल आया है या इनपुट डिवाइस से जो इंस्ट्रक्शन आई है उनके ऊपर कि कौन सा यूनिट जो है वो, कौन सा पार्ट जो है सिस्टम का वो रिस्पॉन्ड करेगा और किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो वो कंट्रोल यूनिट की होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी रजिस्टर्स। रजिस्टर असल में यूनिट्स है मेमोरी के, वो प्लेसेस हैं, वो लोकेशन है जहां पर जो मेमोरी है वो होल्ड होती है। रजिस्टर आर द हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशंस। ये असल में लोकेशंस हैं जहां पर डाटा को होल्ड किया जाता है, जहां पर डाटा को सेव किया जाता है। आमतौर पर जो रजिस्टर का साइज है ये डिपेंड करता है प्रोसेसर्स के ऊपर। इनका साइज जो है वो 16, 32 या 64 बिट हो सकता है। इनके आगे ये 16, 32, 64 बिट्स के आगे कोडिंग का एक पूरा चार्ट होता है जिसके तहत इन बिट्स को, खैर वो एक अलग चैप्टर है, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह ये 32 और 64 बिट के ऑपरेशंस जो है वो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस वो सारा मीडिया जिसके ऊपर सारा डाटा जो वो स्टोर किया जाता है, वो तमाम डिवाइसेस जो एज ए मेमोरी यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर जितने भी जो कंप्यूटर का डाटा स्टोर किया जाता है वो सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनको जो बेसिक सिस्टम के अंदर दो तरह के डिवाइसेस होती हैं, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। ये दो स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, बट कुछ और भी टाइप्स हैं जैसे कि मेमोरी कार्ड और यूएसबी फ्लैश कार्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की, जिसको हम एचडीडी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क असल में परमानेंट जो स्टोरेज की प्लेस है सिस्टम के अंदर, सीपीयू के अंदर एक परमानेंट स्टोरेज की प्लेस है जिसके अंदर हम डाटा जो है परमानेंट स्टोर करते हैं। अमूमन आप इस तरह की शेप जो है वो सिस्टम के अंदर आप देखते हैं जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं। इसके अंदर जो मेन काम है वो ये जो बड़ी वाइट डिस्क नजर आ रही है, सेरामिक डिस्क नजर आ रही है, ये एक मैग्नेटिक डिस्क है जो एक स्पिंडल के गिर्द रोटेट करती है, और इसके ऊपर ये रीड राइट हेड है जो एक एक्चुएटर आर्म के जरिए एक एक्चुएटर उसको
कंट्रोल करता है। इस आर्म के जरिए इस हेड को इस पूरी डिस्क के ऊपर जब वो रोटेट कराया जाता है, ये डिस्क जो है वो इस तरह घूमती है और जैसे जैसे घूमती है ये जो हेड है इस मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डिफरेंट पॉइंट पर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करता है और ये लॉन्ग टर्म जो है वो स्टोरेज डिवाइस है और ये एक लंबे अरसे तक जो इंफॉर्मेशन उसको स्टोर कर सकती है। उसके बाद ये कॉम्पैक्ट डिस्क है या जिसको हम सीडी भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है आमतौर पर उसका जो डायमीटर होता है 4.75 इंच होता है और लेस देन 1/10 ऑफ एन इंच उसकी जो वो थिकनेस होती है और इस सीडी के ऊपर भी हम मैग्नेटिक टेप की सूरत में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी मेमोरी कार्ड, जिसको मेमोरी कार्ड भी हम कहते हैं। ये असल में इनको हम सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी कि एसडी कार्ड भी कहते हैं। ये शेप आपने अक्सर देखी होगी, आमतौर पर ये मोबाइल फोन्स के अंदर, डिजिटल कैमरास के अंदर या दूसरे जो डिजिटल मूवेबल इक्विपमेंट है उनमें एज स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये मेमोरी बैकिंग स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास जनाब यूएसबी फ्लैश ड्राइव आ जाती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपने अक्सर इस्तेमाल की होगी। यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये असल में एक डाटा ट्रैवलर है, यानी कि एक सिस्टम से या एक जगह से दूसरी जगह डाटा को शिफ्ट करवाने के लिए, ट्रैवल करवाने के लिए, या रिमूवेबल स्टोरेज हम इसको कहते हैं कि हम किसी भी वक्त किसी भी सिस्टम के साथ इसको अटैच करके एक टेम्परेरी जो स्टोरेज प्लेस बनाते हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इसके जरिए मूव करवाया जा सकता है। उसके बाद आ जाती है जी आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले जो डिवाइस है दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है जो सिस्टम के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आउटपुट को वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ वीडियो और वीडियो डिस्प्ले या इमेजेस डिस्प्ले के जरिए। ये दो तरह के मॉनिटर्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स इस्तेमाल होते थे, तो बड़े वाले टीवी शेप के, लेकिन अब जो इसकी लेटेस्ट शेप है दैट इज एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बारीक स्क्रीन वाले, लाइट वेटेड, लॉन्ग लाइफ वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हाई रेजोल्यूशन बेस्ड होते हैं, जो आपकी प्रोसेसिंग है और उसकी जो आउटपुट है वो दिखाते हैं। दूसरी जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है दैट इज अ प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी आउटपुट को हार्ड फॉर्म में यानी कि पेपर के ऊपर प्रिंट करके देती है। इसको हार्ड कॉपी कहा जाता है क्योंकि जब इसमें से जो इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट होकर निकलती है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। दैट इज वाई यहां से जो हमें आउटपुट मिलती है हम उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। अब प्रिंटिंग की जो स्पीड है उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पेजेस पर मिनट, पीपीएम, कि एक प्रिंटर की कैपेसिटी को पर मिनट कितने जो पेजेस उनको प्रिंट कर सकता है वो उसकी प्रिंटर स्पीड गिनी जाती है, दैट इज पीपीएम। और उसकी रेजोल्यूशन जो है उसको हम डीपीआई कहते हैं, डॉट्स पर इंच, के पर स्क्वायर इंच पर कितने डॉट्स वो प्रिंट करता है वो उसकी रेजोल्यूशन को या उसकी क्लैरिटी को इंडिकेट करता है कि उस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्लैरिटी है वो कितनी अच्छी है। उसके बाद जी प्रिंटर की ही एक अगली नस्ल है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये आप कह लें कि एक एक्सपेंडेड प्रिंटर है। प्रिंटर की एक बड़ी शेप है जिसके अंदर एक बड़े स्केल का प्रिंटर है। फॉर एग्जांपल अगर जो आमतौर पर प्रिंटर वो 8 इंच 7 इंच का पेपर प्रिंट करते हैं तो ये जो प्लॉटर है ये 5 फुट 6 फुट यानी कि 60 से 65 इंच की जो पिक्चर है उसकी रिजोल्यूशन खराब किए बगैर उसको प्रिंट आउट करते हैं। इसको हम प्लॉटर कहते हैं। ये सिर्फ जो आम प्रिंटर है उसकी एक इनहेंस जो है वो शेप है। उसके बाद हमारे पास जो ऑडियो आउटपुट के लिए एक जो आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं दैट इज अ स्पीकर। स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जैसे हमने पीछे माइक्रोफोन पढ़ा था, माइक जो था वो मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। स्पीकर उसका उलट है, ये दोबारा उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल वेव यानी कि साउंड में कन्वर्ट करके हमें सुनाता है। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी जो आउटपुट है उनको विजुअल्स यानी कि ग्राफिक्स की शक्ल में, फोटोज की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में हमें दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कहते हैं। मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर या कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये प्रेजेंटेशन या डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, जैसे मैंने पीछे मेमोरी डिवाइसेस की बात की है, अब हम बात कर लेते हैं जी मेमोरी यूनिट्स की। मेमोरी यूनिट्स जिस तरह बाकी जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं हम उनके यूनिट्स जो है उनको यूनिट्स में डिफाइन करते हैं, जैसे वजन का यूनिट है, टाइम का यूनिट है। इस तरह जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं उनके भी कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं। तो जब स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, दैट इज अ बिट। बिट जो होती है एक सिंगल बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1,
ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर को जो कोडिंग हम प्रोवाइड करते हैं वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ जीरोस आ वन करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज जो है डिजिटल सिग्नल के अंदर जीरो या वन कहते हैं। तो ये जीरो या वन है, इसको हम एक बिट कहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक है मेमोरी यूनिट का। इस तरह 8 बिट जब कंबाइन होते हैं दैट इज बिकम अ बाइट, और इसी तरह 1024 बाइट्स बिकम 1 किलोबाइट या 1 केबी। 1024 किलोबाइट्स ये मिलकर 1 एमबी या मेगाबाइट बनाते हैं। इसी तरह 1024 मेगाबाइट्स जो वो 1 गीगाबाइट या जीबी बनाते हैं। 1024 जीबी या गीगाबाइट्स बिकम 1 टेराबाइट या टीबी। इस तरह 1024 टेराबाइट्स बिकम 1 पीटाबाइट या जिसको हम पीबी कहते हैं। तो ये थे मेमोरी यूनिट्स जिनकी बेस पर हम हार्ड डिस्क या जितनी भी हमारे पास जो मेमोरी स्टोरेज की डिवाइसेस हैं उनकी मेमोरी कैपेसिटी को हम इन यूनिट्स के अंदर जो वो डिफाइन करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी रैम। रैम इज द एब्रिविएशन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलाटाइल यानी कि टेम्परेरी मेमोरी है जिसको सिस्टम जब तक पावर ऑन होती है तब तक उसको एक्सेस करता है। यानी कि इस चिप को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया होता है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो जब तक वो ऑन है तो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए या उसके छोटे डिसीजंस के लिए, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो टेम्परेरी वोलाटाइल मेमोरी होती है दैट इज अ रैम। और जैसे जब तक ये सिस्टम ऑन रहता है तब तक इसकी ये मेमोरी स्टे करती है, लेकिन जैसे हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं, ऑफ करते हैं, इसकी मेमोरी जो है वो वैनिश हो जाती है जी। ओके जी, फर्दर हमारे पास उसके बाद आ जाता है जी रोम। रोम जो है वो एब्रिविएशन है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और सिर्फ वो डाटा इस पे स्टोर किया जाता है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी है। इसको सिस्टम की बाइस भी कहा जाता है, इनके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको सिस्टम की बाइस भी कहा जाता है, जो आमतौर पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज है, उनके बूटिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो बेसिक ये काम है सिस्टम या विंडोज को बूट करवा के सिस्टम को रनिंग में लेके आना, वो काम इसके जो वो रोम के स्पुर्द किए जाते हैं। उसके बाद आ जाती है जी कैश मेमोरी। ये कैशे मेमोरी जो है मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ये कैशे मेमोरी को यूज करते हैं जो स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को, कंप्यूटिंग की प्रोसेस को। यानी कि जो कैशे मेमोरी है जितनी ज्यादा होगी दैट मींस कि एक सिस्टम उतनी तेजी के साथ अवेलेबल कैशे मेमोरी की बुनियाद पर उतनी तेजी के साथ जो कंप्यूटिंग है या जो प्रोसेसेस है या इंस्ट्रक्शंस जो है वो उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। इनकी दो टाइप्स होती हैं। L1 कैश इज बिल्ट इनटू द प्रोसेसर चिप, L2 कैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर चिप। कि जो L1 है, L1 कैशे मेमोरी ये CPU जो चिप लगी होती है उसी का हिस्सा होती है, और जो L2 है वो रैम का या दूसरी जो मेमोरी बैंक्स है उनका हिस्सा होती है। जो L1 है वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी चिप का ही हिस्सा होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी पोर्ट्स। हम बात करेंगे पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड के बारे में। अच्छा जी, अब इसमें पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर हम जो डिवाइसेस हैं उनको अटैच करते हैं हार्डवेयर को। हार्डवेयर पोर्ट और पेरिफेरल पोर्ट इज अ होल और कनेक्शन फाउंड ऑन द फ्रंट और बैक ऑफ अ कंप्यूटर। अब यानी कि ये वो होल्स हैं, वो पिन्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जहां पर जो सिस्टम के या फ्रंट पर होते हैं या बैक पर होते हैं, जहां पर हम जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है, सिस्टम का अदर हार्डवेयर है लाइक मॉनिटर है, स्पीकर्स है, LCD है, प्रिंटर है, कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर उसके साथ अटैच करते हैं, उस पॉइंट को हम होल या पोर्ट कहते हैं। पोर्ट यानी कि वो पॉइंट है जहां से जो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो उसके साथ अटैच की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये वीडियो पोर्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं USB-C टाइप। ये हमारे पास डिस्प्ले पोर्ट है, और इसके बाद ये हमारे पास हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस यानी कि HDMI की पोर्ट है, जिसके से हम जो वीडियो आउटपुट के हमारे जो डिवाइसेस हम उनको अटैच कर सकते हैं। इस तरह ये जो हमारे पास मदरबोर्ड की दो पोर्ट्स हैं जिनको PS2 पोर्ट्स कहते हैं, इसके अंदर हम माउस और कीबोर्ड का अटैच कर सकते हैं। ये हमारी USB पोर्ट है। तो जितनी भी हमारी USB डिवाइसेस हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो कैमरा है, वो प्रिंटर है, वो स्पीकर है, वो लाइट पेन है, वो सारे के सारे इसमें अटैच किए जा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास VGA सीरियल पोर्ट होती है जिसके जरिए हम जो एक्सटर्नल मॉनिटर्स को अटैच कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो पोर्ट्स ज्यादातर पाई जाती हैं दैट आर डिस्प्ले पोर्ट, फायरवायर पोर्ट,
गेम पैड, जॉयस्टिक पोर्ट, HDMI पोर्ट, लैन, नेटवर्क पोर्ट, LPT पोर्ट जिसके प्रिंटर अटैच करते हैं, मॉडेम और फोन पोर्ट है, PS2 कीबोर्ड माउस की पोर्ट है, सीरियल पोर्ट DB9 है, USB पोर्ट है, VGA पोर्ट्स है। ये वो पोर्ट्स हैं जो अमूमन आपको कंप्यूटर्स की बैक या फ्रंट साइड पर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट आप यूं कह सकते हैं, ये ऐसी स्लॉट्स हैं जहां पर आप एक सर्किट बोर्ड या एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं मदरबोर्ड के साथ कोई नई डिवाइसेस या उसकी एबिलिटीज को, कंप्यूटर की एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। यानी कि ये वो स्लॉट है जब आप एक्सटर्नल कार्ड लगा के जो बेसिक कंप्यूटर की एबिलिटीज हैं आप उसको इनहेंस भी कर सकते हैं या कोई एक्सटर्नल डिवाइस है उसको अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो कार्ड, जो एक्सपेंशन कार्ड है वीडियो कार्ड का, वो अटैच करके कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स है उसकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप उसके ऊपर लैन कार्ड लगाकर जो एक्सटर्नल कोई लाइन है उसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। कोई सीरियल पोर्ट लगाकर, सीरियल पोर्ट का कार्ड लगाकर, USB पोर्ट का कार्ड लगाकर आप उसकी USB स्लॉट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंशन कार्ड जो है वो बेसिकली कोई ना कोई एक्सटर्नल जो डिवाइस है या उसको अटैच करवाते हैं या जो ऑलरेडी जो प्रिंट जो मदरबोर्ड के ऊपर उसकी कैपेबिलिटीज मौजूद है वो उसकी एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। अब उन पोर्ट्स के अंदर AGP यानी कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट है वीडियो कार्ड के लिए, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है फॉर नेटवर्क कार्ड, SCI साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड ये लग सकते हैं। ISA इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, जो इंडस्ट्रियल लेवल के कुछ जो बड़े बड़े प्लॉटर्स या दूसरी डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। एक्सपेंशन पोर्ट कुछ इस तरह की होती हैं जिनके ऊपर आप जो एक्सपेंशन वाले कार्ड्स हैं वो अटैच करके सिस्टम की एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन कार्ड दिए गए। ये एक्सपेंशन कार्ड, हर कार्ड एक पर्टिकुलर जो काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास ये साउंड कार्ड है, ये साउंड कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए या ऑडियो डिवाइसेस अटैच करने के लिए। इस तरह हमारे पास ये लैन कार्ड है, लैन कार्ड इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। ये इथरनेट कार्ड है, ये भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये डिस्प्ले कार्ड है जिसके जरिए जो एक्सटर्नल मॉनिटर है उसको अटैच किया जा सकता है। और ये सारे के सारे कार्ड जो है वो एक्सपेंशन स्लॉट के जरिए ही लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस दिखाए गए हैं कंप्यूटर के अंदर जिस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं इनपुट यूनिट के थ्रू, और इनपुट यूनिट जो है वो उस डाटा को फॉरवर्ड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के दरमियान। अब प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज उस सारे डाटा को भेजते हैं कंट्रोल यूनिट की तरफ, जहां पे ALU या CU जो है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग को भेज देता है दोबारा प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिट में स्टोरेज के लिए, और यहां से वो डाटा हमारे पास आ जाता है आउटपुट एज ए इंफॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह ये एक बेसिक सर्किट डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स की। अब यहां तक जितने भी हमने जो टूल्स पढ़े हैं, जितने भी हमने डिवाइसेस देखी हैं, उन सबको हम हार्डवेयर के तौर पर रेफर करते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गाइड्स द हार्डवेयर फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। तो असल में सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने जो हार्डवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल किया, मदरबोर्ड के ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं या उसके साथ जितने बाकी कंपोनेंट्स अटैच हैं, वो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाती है, उनको बताती है कि किस कंपोनेंट ने किस वक्त कैसे परफॉर्म करना है, किस इनपुट पर कौन सा जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्ड करेगा, और उस कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा कंपोनेंट उसके साथ कैसे सपोर्ट करेगा। तो असल में जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शंस है, वो रूल्स और रेगुलेशंस है जिनकी बेस पर कंप्यूटर का तमाम हार्डवेयर जो वो ऑपरेट करता है। अब जो सॉफ्टवेयर हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये यहाँ पर एक छोटी सी जो जनरल डायग्राम बनी है, हम इसको आगे फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिस्कस करने के बजाय। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, सबसे पहले हम उसकी पहली टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वर्किंग एंड द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो सर्व एज द इंटरफेस between the user, the application software and the hardware with the help of device driver to duplicate। अच्छा, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये है कि ये उस सिस्टम में मौजूद जो हार्डवेयर है उसके दरमियान और जो यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके दरमियान इंटरफेस बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज है, तो विंडोज क्या करती है, विंडोज असल में यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है
कि वो किस तरह से सिस्टम को इंफॉर्मेशन या जो डाटा है वो प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह उसको इनपुट दे सकता है। तो ये असल में इंटरफेस है बिटवीन द यूजर और जो सिस्टम का बाकी हार्डवेयर है उनके दरमियान। अब इन सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ जो मेन फीचर्स हैं, ये फास्ट इन टर्म ऑफ स्पीड, ये तेज होते हैं, डिजाइन का कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इन सभी हार्डवेयर को ये कनेक्ट करवाते हैं, इंटरेक्शन होती है विद द सिस्टम, यूजर फ्रेंडली होता है क्योंकि ये यूजर और हार्डवेयर के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये काफी यूजर फ्रेंडली होता है, और लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो मेजर कैटेगरीज हैं आगे फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट आर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मेजर कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज प्रोसेसर। अब जब हम जरा वन बाय वन इनकी जो ये सारी टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज्ड टू कंट्रोल ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये ओवरऑल पूरे सिस्टम के हार्डवेयर को ऑपरेट करवाता है। ये सारे सिस्टम के हार्डवेयर के रिसोर्सेज जितने भी उसके साथ अटैच हैं उन सब को कोऑर्डिनेट करके एक यूनिट के तौर पर जो वो काम करवाता है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कुछ बेसिक टास्क करता है, जैसे कि रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आउटपुट को डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ भेजेगा, उसके साथ साथ कीपिंग ट्रैक फाइल्स डायरेक्शन ऑन द डिस्क, उसको स्टोरेज करवाएगा, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइवर एंड प्रिंटर्स, कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस आपने एक्सपेंशन कार्ड के जरिए उसके साथ अटैच की हुई हैं उसको वो साथ में लेके चलेगा। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, एप्पल है, मैक का ओएस है, उबंटू है, उसके बाद लिनक्स है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा आ जाता है डिवाइस ड्राइवर। अब जिस तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओवरऑल रिसोर्स को, ओवरऑल पूरे सिस्टम को ऑपरेट करवाते हैं, बट जो डिवाइस ड्राइवर है ये किसी पर्टिकुलर डिवाइस के का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पीछे देखा वो पूरे सिस्टम का, उस पर्टिकुलर पूरे कंप्यूटर का कोऑपरेट करवाता है, पर जो डिवाइस ड्राइवर है ये किसी खास डिवाइस की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रिंटर लिया तो उसके साथ एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर आएगा, वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ये गाइड करता है कि इसके साथ जो एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाया जा रहा है उस हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करवाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज उसके सिस्टम के अंदर की हुई है, वो विंडोज तो उस पूरे सीपीयू के अंदर जो यूनिट्स लगे हुए हैं, जैसे मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, पावर सप्लाईज वगैरह, उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। आप कोई एक्सटर्नल सिस्टम, कोई एक्सटर्नल प्रिंटर, कोई एक्सटर्नल माइक, एक्सटर्नल कैमरा, एक्सटर्नल स्पीकर्स लाके उसके साथ अटैच करते हैं, तो आपको कंप्यूटर को यह बताना पड़ेगा कि आपने उसके साथ क्या अटैच किया है और वो कैसे ऑपरेट होगा। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जो कि अमूमन हर डिवाइस के साथ आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है? परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर फंक्शन, रिसोर्सेज और द फाइल। ये वो प्रोग्राम है जो सिस्टम की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो अब जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो सिस्टम की जो इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन है उसको सिक्योर बनाते हैं, वायरस उसको बचाते हैं। इस तरह यूजर अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कोई पासवर्ड हो सकते हैं, कोई एंटीवायरस हो सकता है, डाटा को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग का कोई टूल हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, यानी कि ये सारे जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो सिस्टम की मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या है जनाब? कह रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफ प्रोसेसर्स आर द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सो दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अब जो हम, जैसे कि हम ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिस्टम अब इसको तो नहीं समझता ना, तो हम उसको कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में, जैसे कि कोई 0 या 1 वाली लैंग्वेज है, हम उसके अंदर उस कंप्यूटर को जब तक कमांड नहीं देंगे वो उसको हमारी इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाएगा। तो वो जो प्रोसेसर्स हैं जो इस काम को करते हैं, जो लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं, वो सारे के सारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहलाते हैं। उनमें इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, असम्बली लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका जो कंपाइलर है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में
कन्वर्ट करता है। इससे जो असेंबलर है ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोडिंग में जो वो कन्वर्ट करता है। तो ये वो तीन जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं जो लैंग्वेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? A set of program often called a software package which work together to accomplish a task such as a spreadsheet package। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम क्या है? डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, कि सारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के तमाम ऑप्शंस उसके अंदर मौजूद है और वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करता है और कोई काम नहीं करेगा। वेब ब्राउजर है, ये इंटरनेट की ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये पर्टिकुलरली एक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं और सिर्फ वो वही काम करते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं करते। जैसा कि जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो किसी खास काम के लिए डेवलप किए जाते हैं। अब प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जो डाटा को कंट्रोल करते हैं जैसे ऑरेकल, एमएस एक्सेस है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि एक्सेल वगैरह है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे कि रियल प्लेयर है, वीएलसी वगैरह है, प्रेजेंटेशन जैसे कि पावर पॉइंट। यानी कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक टास्क को परफॉर्म करते हैं और उसी के लिए ही बनाए जाते हैं। उसके बाद बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो टास्क है उनको कंप्लीट करते हैं और सिर्फ वही करेंगे। जैसे एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑडियो वीडियो को प्ले करते हैं, आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS है जो बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये वो सॉफ्टवेयर है जो एजुकेशन से रिलेटेड जो मामला हैं सिर्फ उनको डील करते हैं। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर की जो टर्मिनोलॉजीज है उनमें तीन तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। ये तीन तरह के उनकी अब ये जो डिवीजन है ना, ये सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर ये डिवीजन की गई है कि पब्लिक को सॉफ्टवेयर किन कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल टू यूजर फ्री ऑफ कॉस्ट इन सोर्स कोड फ्रॉम विद राइट टू एक्सेस, चेंज एंड इंप्रूव द सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर, उसका सोर्स कोड और सोर्स कोड तक रसाई, उस सोर्स कोड को चेंज या इंप्रूव करने तक की रसाई, यानी कि सारा कुछ फ्रीली अवेलेबल होता है यूजर को कि यूजर उसको हर तरह से इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल लिनक्स है, अपाचे है, फायरफॉक्स है, स्क्विरल मेल है, ओपन ऑफिस है, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन अवेलेबल है हर यूजर को, जो उनको हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास शेयरवेयर। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऑफर किए जाते हैं, कुछ फीचर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वो जब तक आप परचेज नहीं ना करेंगे तब तक वो आपको फीचर्स अवेलेबल, यानी कुछ बेसिक फीचर्स अवेलेबल है बट जो कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स हैं वो जब तक आप उसको लाइसेंस उसका परचेज नहीं करते, उसका फुल वर्जन नहीं खरीदेंगे, आपको उसके वो जो फुल उसके ऑप्शंस है वो एक्सेस नहीं होंगे। यानी कि आधा आपको मिलता है, बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं फ्री में, बट एडवांस अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं जी फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल होते हैं, बट वो उसके जो सोर्स कोड है ना वो फ्री अवेलेबल नहीं होते। यानी कि आप उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं बट उसमें अमेंडमेंट्स या चेंजेस नहीं कर सकते। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है उनको हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं कि आप उसको यूज कर सकते हैं बट उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ड्रॉपबॉक्स है, PDF रीडर है, लिब्रे ऑफिस है, ये सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीवेयर है। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस MCQs है, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। Which was the first tool used to express numbers developed in Babylonia? यानी कि कौन सी टूल थी जो बेबीलोनिया में 5000 ईयर अगो डेवलप की गई थी नंबर्स को डिस्प्ले करने की? दैट इज अबैकस। अबैकस जो फर्स्ट टूल जो थी वो डेवलप की गई थी। इन विच जनरेशन कंप्यूटर ICs वर यूज्ड?
कौन सी जनरेशन थी जिसमें कंप्यूटर के जो आईसीज हैं वो यूज किए गए थे? दैट इज द थर्ड। फर्स्ट वन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड वन में ट्रांजिस्टर थे, थर्ड वन में आईसीज थे और फोर्थ वन में माइक्रो प्रोसेसर्स थे, फिफ्थ वन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। विच कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग? डिजिटल और एनालॉग का जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। विच कंप्यूटर आर कॉल्ड द मिड रेंज कंप्यूटर? तो जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं हम उनको मिड रेंज कंप्यूटर्स कहते हैं। Which of the following is an input device for converting data into image? यानी कि आप डाटा को इमेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को इमेज में कन्वर्ट करती है। Which of the following is an output device for providing hard copy? यानी कि आउटपुट की हार्ड कॉपी हमें कौन देता है? तो प्रिंटर जो है वो हमें आउटपुट की हार्ड कॉपी देता है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।